देश भर में आम चुनाव का महासफर जारी है और इस सफर के आधे रास्ते से अधिक की दूरी तय कर ली गई है। 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। देश भर में 282 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अब ये राह कहीं ना कहीं और भी टेढ़ी होती जा रही है, क्योंकि सियासी राजनेता जिस तरीके से अपने रास्ते तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से एक दूसरे का राह काटने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी सहयोगी हैं जो विरोध के बावजूद भी अपने सहयोगियों को समर्थन देने की बात करते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट को एक हॉट सीट बना दिया और वो चेहरा है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ लालू परिवार की मदद में उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में मैं तेजस्वी यादव को यहां ताकत दूंगा, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए जन समर्थन की अपील करूंगा। इसके साथ साथ रायबरेली जाकर राहुल गांधी की मदद की जाएगी और दिल्ली में उनकी सरकार भी बनवाई जाएगी। ये तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। ऐसे में सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यहाँ पर पप्पू यादव क्या खुलकर के समर्थन दे पाएंगे, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसकी मजबूरियों के चलते ये फैसला लेना पड़ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, आपका स्वागत है जी। सर। कैसे देखते हैं पप्पू यादव की इस कदम को कि उन्होंने कहा है मीसा भारती रोहिणी आचार्य के लिए जन प्रचार करूंगा और आरजेडी को बिहार में मजबूत करने का काम किया जाएगा? देखिए, जाहिर बात है पप्पू यादव की आप बात करें बिल्कुल सही। और जिस तरह से पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़े वो तो कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ उनके बारे में बोला। राहुल गांधी का सपोर्ट उनको नहीं मिला, प्रियंका गांधी का सपोर्ट उनको नहीं मिला उस समय। और देखिए, अकेले दम पर उन्होंने पूर्णिया सीट को इस तरीके से अपने पक्ष में करते हुए नजर आए, क्योंकि प्रचार प्रसार इस तरह से उन्होंने किया। एक एक घर जाना, लोगों के साथ में यूं ही बैठ जाना, घरों में बैठकर चारपाई पे बैठकर खाना खाना, ये तमाम जो चीजें जो जोड़ने वाली चीजें हैं। और पप्पू यादव इन सब चीजों में माहिर माने जाते हैं। लोगों से कैसे जुड़ना है, कैसे कनेक्टिविटी करनी है, पप्पू यादव ये बखूबी समझते हैं। और देखिए, जिस तरह से अगर पूरे माहौल को समझा जाए तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं और बल्कि करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, झारखंड में वो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं, रायबरेली में दिखाई देते हैं, कन्हैया कुमार के लिए प्रचार प्रसार करने की बात कहते हैं, हिना शाह को कहते हैं कि भाई आपको समर्थन देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर टिकी हुई नहीं, बल्कि जहां जहां जरूरत होगी उनका कहना है मैं वहां जाऊंगा। आप जरा सोचिए कि जिस लालू परिवार ने यूं कहें कि एक तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोला और ये तक कहा कि पप्पू यादव को वोट देने से अच्छा है कि आप दूसरे प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। अगर इस तरह की मुहिम शायद पप्पू यादव के खिलाफ जो चली है और इसके कह सकते हैं नेता कोई और होता तो शायद तेजस्वी यादव को बुरा भला कहता। लेकिन देखिए, वो अभी कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि रोहिणी और मीसा मेरे परिवार का हिस्सा। और वो कहते भी हैं कि लालू यादव को मैं अपना परिवार मानता हूं, भले ही मुझे वो माने या ना माने। तो ऐसे आप समझ सकते हैं पप्पू यादव किस तरह से अपनी राजनीति को करना चाहते हैं, सब लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य चेहरा बन सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वो कहते हैं मेरे जो नेता हैं प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें कहा है कि जिस तरह से आपने राजीव गांधी को देश का पीएम बनाया, तो अब उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी की बारी है। अब राहुल गांधी 40 साल के बाद लगभग देश के पीएम जो है बनते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल उनके पिता से उनकी कह सकते हैं कंपेरिजन करते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर पप्पू यादव के मन में कितना सम्मान है। वहीं अगर रोहिणी आचार्य के बारे में बात करें या हम मीसा भारती के बारे में बात करें, तो उनको लेकर भी कभी भी कोई बयानबाजी पप्पू यादव की तरफ से नहीं की गई, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि मेरा परिवार लालू परिवार एक है, हमेशा मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा। अब अगर मीसा भारती के पक्ष में और कैसे रोहिणी आचार्य के पक्ष में अगर उनको बुलाया जाता है बोलने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो इनकार नहीं करेंगे दिनेश जी। और कल का दिन आखिर है प्रचार प्रसार का, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 18 मई को जो पप्पू यादव है वो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ जाए। अमन जी, यहाँ पर सारण लोकसभा सीट पर विशेष तौर पर यदि नजर डालें तो वहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से। तो क्या यहाँ पर जो रोहिणी आचार्य हैं वो इतना इम्पैक्टफुल चेहरा है वहाँ आरजेडी के पास या इंडिया गठबंधन के पास जो सीट को निकाल पाए? क्योंकि
कोशिशें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं ये करते नजर आ रहे हैं कि इन सीटों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा करके रोका जाए, ताकि केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता तय हो सके। देखिए दिनेश जी, अगर सारण सीट की आप बात करते हैं तो लगातार यहाँ से राजीव प्रताप रूडी जीतते रहे हैं। पिछले 2 बार से लगातार वो जीते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और देखिए लगातार बीजेपी का बड़ा चेहरा। लेकिन जिस तरह की घबराहट में वो दिखाई पड़ रहे हैं, आप देखिए कि लगातार तकनीकी खामियां ढूंढ रहे रोहिणी आचार्य के जो नामांकन है कि भाई इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं कहा। अब देखिए चुनाव आयोग जब सब कुछ चेक करता है, जांच करता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी देखता होगा। उसके बाद कहीं नॉमिनेशन फाइनल होता है और आपने देखा है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी इस तरह की चीजों में पड़कर कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास जरूर कर रही है कि सारण सीट के ऊपर उनकी दाल इस बार गलती हुई नजर नहीं आ रही। आप कैसे देख सकते हैं कि जहां भी राजीव प्रताप रूडी जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आप 5 साल कहाँ गायब थे और आप तो इतने बड़े नाम बन चुके, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो आपने विकास के वायदे किए थे वो जस के तस है। तो ऐसे में कई तरह की चीजें हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। और साथ में राहुल गांधी, मुकेश सहनी और तेजस्वी जिस ताबड़तोड़ एक तरीके से कहें कि जो रैलियां की हैं और लोगों से जिस तरह से उन्होंने जनसंपर्क किया है वो उनके पक्ष में आता हुआ नजर आता है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी के लिए स्थिति भले ही वो कहते हैं कि बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जहां भी रोहिणी आचार्य जाती हैं वहां उनके कह सकते हैं पास में, उनके आसपास में हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने देखिए एक इमोशनल इम्पैक्ट ये भी है कि अपने पिता को किडनी देकर एक नया जीवन दान दिया है। और देखिए दुनिया में ऐसी बेटियां बहुत कम होती हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए और अपने पिता के लिए कह सकते हैं जीवन दान देने के लिए इस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये भी एक जो इमोशनल इम्पैक्ट है महिलाओं के लिए खास कनेक्टिविटी वाला हो रहा है। और यही वजह है कि जो राजीव प्रताप रूडी है खुलकर रोहिणी आचार्य का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, राजीव प्रताप रूडी खुल करके रोहिणी आचार्य पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं, बशर्ते कि रोहिणी आचार्य ने बिहार के यहाँ पर सबसे अनुभवी नेता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करके अपने पिता को एक नया जीवन दिया है। और इस बात की चर्चा लगातार तमाम जनसभाओं में करती नजर भी आई है। अमन जी, यहाँ पर जो नीतीश कुमार की भूमिका है उसको लेकर के किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, उनका संगठन यहाँ पर खतरे में दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार को हमारे साथ मिलकर ही राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। क्या कहीं ना कहीं जो पटना का रोड शो था उसको लेकर के यहाँ तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आपने भी रोड शो देखा, तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा, जरूर होगा वो रोड शो कि उसमें किस तरह से वो बीजेपी का सिंबल लिए हुए नजर आते हैं। एक बार भी उनके चेहरे पे मुस्कान आपने देखी हो तो बड़ी बात है, क्योंकि पूरे के पूरे जिस तरह गाड़ी पे खड़े होते हैं मोदी जी के साथ में वो यूं ही करते हुए नजर आते हैं और खुश नजर नहीं आते। यानी कि गठबंधन में है तो उनको अपने चुनाव प्रचार को भी रखना, अपने जो सिंबल है उनको रखना चाहिए था चुनाव प्रचार में, लेकिन वो ऐसा कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा प्रभाव। और इसके बाद एक और चीज आप देखिए, नेक्स्ट डे जिस तरह से वाराणसी में पीएम मोदी का एक तरीके से वहां पर जो नामांकन भरा जाना था उसमें तमाम एनडीए के नेता पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते, कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद वो कई रैली में देखे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपस में क्या अंदर खाने में एक बार अपनी खटपट हो रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति है कभी यहाँ कभी भी स्थिर राजनीति वो नहीं कर पा रहे। और जैसा आपने कहा भी कि उनका शरीर भले बीजेपी के पास है, लेकिन वाकई ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा फिलहाल आरजेडी के पास है, क्योंकि हर एक जो उनके भाषण है उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो बीजेपी के साथ में बीजेपी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो वापस आरजेडी खेमे में जाते हुए नजर आ जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी यही उम्मीदें हैं कि यदि नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आ जाते हैं तो बीजेपी की तमाम रणनीतियों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जो 2025 में विधानसभा के चुनाव है वहां पर कहीं ना कहीं सरकार बनाने की रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।